जुनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पार्लिमानी सीटें रियासत तमिलनाडु में मौजूद हैं। जी हां, तमिलनाडु की कुल 39 सीटों पर न सिर्फ द्राविड़ी पार्टियां बल्कि नेशनल पार्टियों की भी नजरें टिकी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं कि तमिलनाडु की सियासत कह क्या रही है और वहां के अवाम को इंतखाबात से, इलेक्शन से उम्मीदें क्या क्या हैं। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह तमिलनाडु में भी लोकसभा इंतखाबात के चर्चे हैं। यहाँ 18 अप्रैल को एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे। रियासत में कुल पार्लिमानी हलकों की तादाद 39 है। जुनूबी हिंद में सबसे ज्यादा लोकसभा नशिस्तें इसी रियासत में मौजूद हैं। तमिलनाडु की सियासत दीगर रियासतों से मुख्तलिफ और मुनफरिद रही है। द्राविड़ों की इस रियासत में मजहब, जात पात या फिरकावारियत की बुनियाद पर सियासत नहीं बल्कि जबान, तहजीब, सकाफत और तरक्की की बुनियाद पर सियासी जंग लड़ी जाती है। एडीएम के पहले से जो है यहाँ पर अच्छा खासा अपना नाम पहचान बना चुकी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी जो है एडीएम के साथ समझौता कर चुकी है, मगर मौजूदा सूरत हाल यही बताती है कि तमिलनाडु में एक तब्दीली आनी चाहिए। यहाँ के मुसलमानों की तवक्को बिल्कुल नहीं थी कि एडीएम के बीजेपी के साथ अलायंस करेगी। जब एडीएम के ने बीजेपी से हाथ मिला लिया तो इसके बाद यहाँ का सियासी रुख बिल्कुल तब्दील हो चुका है। अब एडीएम के पास सिर्फ बीजेपी, एडीएम के और पीएम के 3 पार्टीज है, जबकि मुस्लिम पार्टीज कोई भी उनके साथ नहीं है। अब डीएमके के साथ जो इत्तेहाद बना है, कांग्रेस की नौजवान क़यादत उसके साथ है और उसके अलावा जितनी भी मुस्लिम पार्टियां हैं बशमूल उसकी डीएमके की जो देरीना रफीक थी मुस्लिम लीग, वो भी डीएमके में शामिल हो चुकी है। तो इसका मतलब यह हुआ है कि मुस्लिम वोट काफी असरअंदाज होगा तमिलनाडु की सियासत पर। लेकिन पिछले 5 सालों से यहाँ का सियासी मंजरनामा तेजी के साथ बदल रहा है। खासतौर पर यहाँ के 2 कदावर सियासी शख्सियात एम करुणानिधि और जयललिता के इंतकाल के बाद यहाँ के सियासी हालात बदले से नजर आ रहे हैं। शुमाल और वस्त हिंद तक महदूद रहने वाली बीजेपी को भी इस रियासत में अहमियत हासिल हो रही है। यहाँ की अहम सियासी जमात AIADMK ने बीजेपी के साथ समझौता किया है, जबकि एक और अहम सियासी पार्टी DMK कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा इंतखाबात लड़ रही है। बीजेपी has done a very good thing in all over India, so that we people are like BJP to come to make a in central government. So again you want BJP? Yeah, definitely, why not? So many problems. Meghdadu, NEET. What are the problems? Kaveri, Meghdadu dam. Otherwise, NEET exam. AIADMK का अचानक बीजेपी से हाथ मिलाना यहाँ के ज्यादातर आवाम को हैरत में डाल रहा है। जब तक जयललिता जिंदा थी तब तक पार्टी ने बीजेपी से अच्छे रवाबित के बावजूद सियासी मुआहदा नहीं किया था। दूसरी जानिब AIADMK के मुकामी लीडर पार्टी के फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। इस सियासी तब्दीली के दरमियान तमिलनाडु के अवाम को आने वाले लोकसभा इंतखाबात से ढेर सारी उम्मीदें हैं। यहाँ के ताजिर कहते हैं कि नोटबंदी, GST और मरकजी हुकूमत के दीगर फैसलों का असर इनके कारोबार पर पड़ा है। यहाँ के लोग सिर्फ सब मिलकर चलने के फलाह बहबूदी के लिए चाहते हैं। जो अभी ट्रांसपोर्ट का फेयर था ना, वो अभी बढ़ गया, वो उसको कम करना चाहिए। और दूसरा को बिजनेस का भी टैक्स थोड़ा बढ़ गया, वो GST बोल गया वगैरह सब में भी आ गया, वो भी थोड़ा कम करना चाहिए। नंदी स्टेट में बहुत आगो भारी आगो GST पड़ने से भारी आगो है ना, एरोप्लेन का है ना, वो रहने से है ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ ना लीटर को है ना इस तरह से टैक्स लगा रहे, बहुत इसमें आगो है ना लोगों को तकलीफ होता है, तो है ना बिजनेस कम हो गया है। पूरे तमिलनाडु में इलाकाई जबान तमिल का गलबा है, लेकिन चंद शहर ऐसे हैं जहां उर्दू जबान बोलने वालों की खासी तादाद मौजूद है। यहाँ अकलियती जबान के लोग अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उर्दू, तेलुगु और दीगर अकलियती जबान के लोग चाहते हैं कि तमिल के अलावा दीगर जबानों को निसाब में भी शामिल किया जाए। हम चाहते हैं कि उर्दू भी निसाब में शामिल हो और इसके लिए भी पास मार्क्स इसी तरह दिए जाएं जिस तरह के दूसरी जबान को दी जाती है, जैसे कि यहाँ तमिल पढ़ाई जाती है। तो इसके लिए हमने मिनिस्टर से भी हमने कई बार रुजू किया और इंशाअल्लाह हम आइंदा भी इस तरह कोशिश करते रहेंगे। हुकूमत से चंद सालों से उर्दू को मिटाने की बहुत कोशिश की जा रही है और ख़ासकर 10वीं के इम्तिहान में
उर्दू को अभी पक्का मकाम नहीं दिया गया है जैसा कि चंद सालों पहले था। अब फिर भी हुकूमत की जानिब से आने वाले इम्तिहानात में 10वीं के तलबा को उर्दू लिखने की इजाज़त दी जा रही है, मगर मुस्तकिल हल नहीं है। तमिलनाडु में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 7% है। फिलवक्त AIADMK के अनवर राजा यहाँ के वाहिद रुकन पार्लियामेंट है। मुसलमान कम तादाद में रहने के बावजूद अपना सियासी असर और रसूख रखते हैं। दीगर तबकों के साथ तमिलनाडु के मुसलमान भी लोकसभा इंतखाबात का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंतखाबात अवाम के मसाइल को हल करने और रियासत और मुल्क की मजीद तरक्की का जरिया साबित होंगे। द्राविड़ों की सरजमीन तमिलनाडु की सियासत अब करवट ले रही है। यहाँ पर बीजेपी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी अपने असर और रसूख में इजाफा करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इस तरह यहाँ दो नेशनल पार्टीज यहाँ की इलाकाई सियासी पार्टियों के साथ मिलकर इत्तेहाद कर चुके हैं और आने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। देखना यह है कि तमिलनाडु के अवाम इस इत्तेहाद को किस तरह पसंद करते हैं, इस इत्तेहाद का किस तरह जवाब देते हैं। कैमरामैन वीरू के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, वानम्बाड़ी, तमिलनाडु। पार्लियामेंट में राजस्थान से मुस्लिम नुमाइंदगी शुरू से ही कम ही रही है। आजादी के बाद से अब तक सिर्फ एक ही मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट तक पहुंचने में कामयाब हो सके। हालांकि कांग्रेस ने अब तक 8 मुस्लिम लीडरों को 12 बार इंतखाबी मैदान में उतारा जरूर, लेकिन नतीजा खातिर ख्वाह बरामद नहीं हो पाया। राजस्थान में तकरीबन 12% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वो अपने उम्मीदवार को पार्लियामेंट तक पहुंचा नहीं पाते। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान में मुस्लिम लीडरशिप पर। पार्लियामेंट में राजस्थान से मुस्लिमों की सियासी रहनुमाई की अगर बात की जाए तो वो बेहद कमज़ोर रही है। आज़ादी के बाद से महज कैप्टन अयूब खान एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर बाकायदा जीत दर्ज की और 2 बार पार्लियामेंट तक पहुंचे। उनके अलावा तमाम लोग राजस्थान से अलग अलग सीटों से खड़े भी हुए, लेकिन उन्हें शिकस्त ही हासिल हो पाई। राजस्थान से पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी शुरू से ही कम रही है। टिकट तो कई बार मिले, लेकिन वो जीत में तब्दील नहीं हो सके। राजस्थान से पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी। कैप्टन अयूब खान झुंझुनू से 4 बार कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब लड़े। यासीन नूरी 1951 और 1957 में इंतखाब में हिस्सा लिया पर शिकस्त हुई। फिरोज शाह को 1957 में भीलवाड़ा से टिकट मिला, शिकस्त हुई। आरिफ उस्मान ने 1977 में कांग्रेस के टिकट पर चूरू से इंतखाब लड़ा, शिकस्त हुई। महबूब अली ने 1980 में बीकानेर से बीजेपी के टिकट पर इंतखाब लड़ा, जमानत जब्त हो गई। चौधरी तैयब 1996 में भरतपुर से इंतखाबी मैदान में थे, शिकस्त हुई। 1999 में अबरार अली ने झालवाड़ से किस्मत आजमाई, शिकस्त हुई। सईद गुडेज ने 1998 में जयपुर से किस्मत आजमाई की, शिकस्त हुई। हबीबुर रहमान ने 2004 में अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब लड़ा। रफीक मंडेलिया ने 2009 में चूरू से इंतखाब लड़ा। टोंक सवाई माधोपुर से 2004 में अजहरुद्दीन ने इंतखाब में हिस्सा लिया, शिकस्त हुई। पिछले 67 साल में राजस्थान में सिर्फ एक ही मुस्लिम लीडर को पार्लियामेंट में पहुंचने का मौका मिला है। बीजेपी ने अब तक राजस्थान से एक ही उम्मीदवार महबूब अली को बीकानेर से मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस ने अब तक 10 मुस्लिम लीडरों को लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवार बनाया है। हालांकि 1952 से लेकर 1980 तक कांग्रेस ने भी सिर्फ जोधपुर में ही मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव खेला। ये भी दिलचस्प है कि पिछले 23 साल में राजस्थान से एक भी मुस्लिम पार्लियामेंट के लिए नहीं चुना गया। रियासत में झुंझुनू लोकसभा हल्के के अलावा कहीं से भी मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट नहीं चुना गया। झुंझुनू से अयूब खान 1984 और 1991 में रुकन पार्लियामेंट बने। रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए माइनॉरिटी को। उस जमाने में डिबेट हुई थी, कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करेंगे जिसमें सबका नुमाइंदगी हो, समावेशी राजनीति की बात होनी चाहिए। ये नहीं हो पा रहा है। तो 340-42 हमने जो चुने हैं 1952 से लेकर अब तक के इलेक्शन में, उसमें सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि MP चुन के गए।
कैप्टन अयूब इसलिए भी कि हमारे हीरो थे, वो हिंदुस्तान के लिए लड़े थे, हमारे लिए लड़े थे, अपने वतन की माटी के लिए लड़े थे, लेकिन बाकी लोग भी तो वैसे ही हैं। तो आप जब उसमें फ़र्क करते हो तो एक बड़े हिस्से को आप नुमाइंदगी से वंचित कर देते हो, ये ठीक नहीं। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान में आदादोशुमार पर। राजस्थान में आदादोशुमार का खेल। आदादोशुमार के मुताबिक 2011 में अक़लियतों की आबादी 11.4% थी। 11 लोकसभा सीट पर मुस्लिम फैसला कुन पोजीशन में है। 11 लोकसभा सीट पर 17% मुस्लिम आबादी है। बाड़मेर सीट पर 17.72% मुस्लिम वोटर हैं। नागौर में 12.84%, अलवर में 12.80% और भरतपुर में 12.59% मुस्लिम वोटर हैं। जोधपुर में 10.74%, चूरू में 10.93% मुस्लिम वोटर हैं। टोंक सवाई माधोपुर में 10.74% और झुंझुनू में 10.33% मुस्लिम वोटर हैं। बार मुसलमान जीतता रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद कांग्रेस ने जगह बदली और झुंझुनू से टिकट नहीं दिया। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जब भी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो कांग्रेस के जो खुद के जो लोग होते हैं वो उसको हरवाने में लग जाते हैं। जैसे पिछली बार टोंक में हमने देखा कि अजहरुद्दीन के साथ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जुड़े हुए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हालत ये थी कि उन्होंने खुद का वोट दे दिया होगा, लेकिन वो अपने परिवार का वोट भी नहीं दिलवा पाए। आज राजस्थान में 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों के अच्छे खासे वोट हैं लोकसभा सीट में, और उनमें किसी भी सीट के ऊपर अगर संजीदगी से प्रयास करे कांग्रेस तो किसी भी सीट पे जिताया जा सकता है। लेकिन जैसे पहले कहा वही बात है कि कांग्रेस के नेताओं की कतई नीयत नहीं है कि राजस्थान से कोई मुसलमान जीत के लोकसभा में पहुंचे। पहली चीज तो ये, उन्होंने हर बार सीट दिया हारने के लिए, और बड़ी चीज ये है कि जिन जिन को दिया है उनको किसी न किसी ने यूज करने के लिए टिकट दिया है। न वो कांग्रेस के बड़े वर्कर रहे हैं, न कोई बड़े लीडर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि वो हारते इसलिए हैं कि कांग्रेस की मैं एक स्पष्ट इल्जाम और आरोप लगा रहा हूँ कि कांग्रेस अपनी जो मुस्लिम लीडरशिप को जो डेवलप करती है वहां किसी भी ऐसे चेहरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है जो वाकई लीडर बन जाए। राजस्थान की तारीख को उठाकर देखा जाए तो अब तक राजस्थान से एक ही मुस्लिम लीडर लोकसभा पहुंचा। 1965 हिंद पाक जंग के हीरो रहे कैप्टन अयूब खान ने झुंझुनू सीट से इंतखाब जीता था। वो राजस्थान के इकलौते मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट रहे। वे 4 बार इंतखाब लड़े और 2 बार उन्हें कामयाबी मिली। 1984 में पहली बार रुकने पार्लियामेंट बने, दूसरी बार 1991 में जीते और नरसिम्हा राव की कांग्रेस हुकूमत के दौरान मुमलकती वजीर ज़राअत बने। रियासत में लोकसभा सीटों पर वोटों के बंटवारे को देखा जाए तो मुस्लिम समाज के कुल वोटों के जरिए एक तरफा इंतखाब जीतना मुमकिन नहीं। जीत के लिए समाज के सभी तबकों को साथ लेकर ही इंतखाब में कामयाबी मुमकिन बनाई जा सकती है। कुछ मामूली वोट से हार गए तो कुछ की जमानत भी जब्त हो गई। सबसे बड़ी परेशानी रही कास्ट कॉम्बिनेशन की। कहीं भी सियासी गठजोड़ सही नहीं होने की वजह से ज्यादातर मुस्लिम लीडर राजस्थान से हारते रहे हैं। यही वजह है कि आज़ादी के बाद से महज एक ही नेता यहां से जीत दर्ज कर पाया है। फिलहाल 2019 आने वाला है और सियासी गठजोड़ अगर सही तरीके से किया जाए तो मुस्लिम रहनुमाई को राजस्थान से मजबूत करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। चुनाव का बिगुल बजते ही यूपी की सियासत में मजीद गर्मी आ गई है। मशरक़ी यूपी की सियासत में प्रियंका गांधी की एंट्री से यहां का सियासी मंजरनामा कुछ बदला सा नजर आने लगा है। यूपी कांग्रेस की तरफ से प्रियंका को इलाहाबाद की फूलपुर पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार बनाए जाने के मुतालबे ने भी जोर पकड़ लिया है। उधर प्रियंका गांधी के सरगर्म सियासत पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी की सियासत में प्रियंका गांधी के कदम रखने से नए सियासी समीकरण यहाँ पैदा हुए हैं। यहाँ की जो रवायती पार्टियाँ थीं, सेकुलर पार्टियाँ, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसमें गठबंधन हो गया है। बीजेपी एक अलहदा पार्टी के तौर पे लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस अपने दम पर पूरी 80 सीटें, जो रियासत में 80 सीटें हैं, उस पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब ये देखना है कि प्रियंका गांधी के यूपी के सियासत में कदम रखने से, ख़ास तौर से मशरक़ी यूपी के सियासत में कदम रखने से यहाँ के सियासत में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं।
प्रियंका गांधी स्वागत है, प्रियंका गांधी स्वागत है। यूपी की सियासत में प्रियंका फैक्टर। प्रियंका गांधी के आने से इंतखाबी मंजरनामा बदला। प्रियंका को फूलपुर सीट से चुनाव लड़ाने का मुतालबा। प्रियंका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका गांधी की एंट्री से यहां का सियासी मंजरनामा बदल सा गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को सरगर्म सियासत में लाने की मुहिम काफी दिनों से चलाई जा रही थी। खासतौर से मशरकी यूपी के कांग्रेस कारकुनान तो कई बार सड़कों पर निकलकर प्रियंका गांधी को सियासत में लाने के लिए मुजाहरा भी कर चुके हैं। अब मकामी कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को फूलपुर पार्लिमानी हलके से चुनाव लड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। मोदी की लंका, मोदी की लंका। तो शहर कांग्रेस कमेटी में मीटिंग हुई, उसमें एक मत से ये बात पास हुई है कि प्रियंका जी को चुनाव लड़ाया जाए, इसलिए कि ये सीट जो है वो नेहरू परिवार की है और 1962 से आज तक कोई भी नेहरू परिवार का यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया। तो हम लोग की दिली इच्छा है कि यहाँ से प्रियंका जी चुनाव लड़ें और स्वराज भवन जो है वो केंद्रीय कार्यालय बने, ताकि यहाँ से लेकर पूरे पूर्वांचल में प्रियंका जी की हवा चले और कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जीते। इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट रिवायती तौर से कांग्रेस की सीट रही है। यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित नुमाइंदगी कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी के सियासत में सरगर्म होने के बाद नेहरू खानदान के इस रिवायती हलके से प्रियंका गांधी को उतारने के मुतालबे ने काफी जोर पकड़ लिया है। इलाहाबाद शहर कांग्रेस कमेटी ने तो इस सिलसिले में बाकायदा करारदाद भी मंजूर की है। इलाहाबाद शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक बैठक हुई और उस बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय और ये प्रस्ताव पास किया गया कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी यदि फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और वो पूर्वांचल की जो हवा चलेगी वो बहुत तेज़ और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जीतने का काम करेगा। इन्हीं सब बातों को लेके हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी फूलपुर की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ें। क्या हाईकमान से मांग करेंगे प्रस्ताव भेजेंगे? बिल्कुल, हमने हाईकमान तक प्रस्ताव कल भेज दिया है और माननीय अंतिम फैसला माननीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का होगा। मशरकी उत्तर प्रदेश किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इलाकाई पार्टियों के आने के बाद गुज़िश्ता 25 वर्षों से कांग्रेस सियासी तौर पर काफी कमजोर हो गई थी। प्रियंका गांधी की तरफ से मशरकी उत्तर प्रदेश का चार्ज संभालने के बाद यहां से चुनाव लड़ने का भी अब इन पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर प्रियंका गांधी फूलपुर से चुनाव लड़ती हैं, तो मशरकी उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल और भी दिलचस्प हो जाएगा। यूपी में कांग्रेस पिछले 30 सालों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रियंका गांधी के यूपी में एंट्री करने से जो मशरकी यूपी की सियासत पर जो असर पड़ा है, यकीनन कांग्रेस के लिए ये फ़ायदा दे सकता है, लेकिन हमें तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा उन सीटों पर जिस पर कांग्रेस ने अपना बहुत कुछ दांव पर लगाया हुआ है। कैमरामैन रवीन कुमार के साथ मुश्ताक आमिर, न्यूज़ 18 इलाहाबाद। लोकसभा इंतखाबात में जीत के लिए सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। इंतखाबी तशहीर में रैलियों का खास एहतमाम किया जा रहा है और अब पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने के लिए फिजाई सफर में एक दूसरे को टक्कर देने में लग गई हैं। कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चुनावी रैलियों के लिए हेलीकॉप्टर्स और चार्टर्ड प्लेन की बुकिंग की जा रही है। लाखों का दिल जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सियासी पार्टियों पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। तो नाज़रीन, आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। उड़न खटोले पर चुनावी जंग, चार्टर्ड प्लेन किराए पर लेने का सिलसिला हुआ शुरू, आवाम के बीच पहुंचने का शॉर्टकट, लाखों का दिल जीतने के लिए करोड़ों का खर्च। हवाई सफर करने में सियासी पार्टियां एक दूसरे से हजारों कदम आगे हैं।
बीजेपी उड़न खटोले के जरिए इजलास और रैलियां करने पार्लिमानी हलकों में पहुंचती है। चार्टर्ड प्लेन और एयर टैक्सियों से तशहीर में बीजेपी आगे है। वहीं वसाइल होने से चार्टर्ड प्लेन बुक करने में बीजेपी ने तमाम सियासी जमातों को पछाड़ दिया है। बीजेपी के बाद कांग्रेस और बीएसपी भी एयर टैक्सियों से पार्लिमानी हलकों में पहुंचने के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। जहां जैसी संभव होती है वैसे करते हैं, जितने हमारे पास संसाधन अवेलेबल होते हैं उसका पूरा उपयोग करते हैं। इस बार भी चुनाव में और लोकसभा में लगातार पार्टी सारे संसाधनों का उपयोग करेगी, सारे नेताओं को जनता के बीच में ले जाएगी। चुनावी खर्च में एयर टैक्सी का बिल बड़ा हिस्सा है। बीजेपी ने 2013 में एयर टैक्सी पर 30% खर्च किया था। 30% यानी 24.10 करोड़ रुपए किए थे खर्च। कांग्रेस ने एयर टैक्सी पर 2.77 करोड़ रुपए किए खर्च। बीएसपी ने हवाई सफर पर फूंक दिए थे 1.37 करोड़ रुपए। 2013 के मुकाबले एयर टैक्सियों के किराए में इजाफा हुआ। 45,000 से बढ़कर 55,000 हुआ फी घंटे का किराया। बीजेपी से कोई आगे, बीजेपी के पास तो अरबों खरबों के संसाधन हैं। वो तो पहले से उन्होंने छेंक लिए हैं, सारे बेड़े बुक कर लिए हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर। कांग्रेस तो अपने संसाधनों की कमी के बावजूद जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी और हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास जो साधन जुटेगा, हमारा नेता कार से जा सकेगा तो कार से जाएगा, हेलीकॉप्टर से जा सकेगा तो हेलीकॉप्टर से जाएगा, और जो भी साधन जुटेंगे हम लड़ाई के मैदान में पूरी ताकत से उतरेंगे। और ये निश्चित है कि इस बार परिणाम रिवर्स होंगे। 26 सीटें हमारे पास होंगी, 3 सीटें बीजेपी के पास होंगी। चार्टर्ड प्लेन से आवाम तक पहुंचने को लेकर सियासी पार्टियों की अपनी अपनी वजूहात हैं। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के पास वसाइल की कमी नहीं। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के पास अरबों रुपए के वसाइल हैं। बीजेपी पहले ही ज्यादा से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन बुक कर लेती है। कांग्रेस के मुताबिक उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा कार का इस्तेमाल करती है। बीजेपी के मुताबिक अगर वसाइल हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेवलपमेंट को आवाम तक पहुंचाना बीजेपी का मकसद है। इसीलिए बीजेपी के मुताबिक तशहीर कार से हो या चार्टर्ड प्लेन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मूल आधार जो भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता है, उसको जनता से सीधे घर घर जुड़ने का जो अभ्यास है, उसके माध्यम से मोदी जी के कामों को नीचे तक पहुंचाएगी और दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मध्य प्रदेश से सभी 29 सीटों को देगी। उड़न खटोले से हवाई सफर कर अवामी रैलियां करने के मामले में भले ही सियासी पार्टियों में मुकाबला चलता रहता है, लेकिन जीत का रास्ता तो अवाम ही तय करते हैं। एयर टैक्सियों के जरिए अवाम तक पहुंचने का शॉर्टकट तो लीडरों के पास है, लेकिन अवाम के दिल में उतरने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।